Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरल आवर्त गति। इसके पहले भी जैसे हम लोगों ने हर टॉपिक को देखा अच्छे से और छोटी छोटी वीडियो में ढंग से समझा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अर्थात SHM को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगी। डिफिनेशन होता है, क्लियर है, बस उसको थोड़ा सा डिफिनेशन को हम पढ़ देते हैं और थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वह आप लोग ऐसे भी आराम से समझ सकते हैं। तो उससे क्या होती है, जब अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार जब आप बुक में पढ़ते हैं, फिर जब आप यहाँ सुनते हैं तो वह क्या होती है, प्रगाढ़ होती है और वह संप्रेषण कौशल भी होता है आदमी का, जो कितने अच्छे से उन चीज़ों को समझा सकता है। तो आइए समझते हैं इसको। इसके जो सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कुछ कंपोनेंट हैं, इसके कुछ घटक हैं, कुछ चीज़ें हैं इनकी जो हम जानेंगे, उसके बाद ही सरल आवर्त गति को जानना आसान होगा। तो जो उनकी संक्रियाएं हैं उसको हम लोग एक और से देखते हैं। पहला है आवर्त गति, है ना, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन, देखिए यह डिफिनेशन पढ़कर भी लोग समझ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब डिफिनेशन को सुना जाता है, पुनः उसको जब दोबारा तिबारा सुना जाता है तो वो क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग प्रगाढ़ होती जाती है, समझ जो है डीप होती जाती है। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन हो आपको बनाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप में वह अंतर्निहित हो जाता है और वह आसान होती है। तो आइए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। आवर्त गति क्या है, पीरियडिक मोशन क्या है ना। पीरियडिक मोशन, सरल आवर्त गति का जो पहला आप घटक देख रहे हैं, पहला कंपोनेंट है वो है आवर्त गति, दोलन गति। एक दोलन या एक कंपन क्या है, आवर्त काल क्या है, आवृत्ति क्या है। अगर आप इन कंपोनेंट को, इन घटकों को बढ़िया तरह समझ सकते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाना और भी आसान होगा। तो आइए पहले क्या है, आवर्त गति को देखते हैं, क्या है पीरियडिक मोशन। तो एक निश्चित पथ पर, है ना, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल, यहां एक लिख देते हैं, निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। क्या बोला, एक निश्चित पथ पर, एक सर्टेन जो है वे पर, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल, मतलब क्या, एक तो एक निश्चित पथ होगा और एक निश्चित समय अंतराल होगी। 2 बातों को ध्यान रखना होगा, एक निश्चित पथ पर और एक निश्चित समय अंतराल के दौरान, है ना, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। अब देखिए यहां पर, अब जब जैसे ही आवर्त गति की बात होती है, यहां पर लोलक को जबरदस्ती लाना पड़ता है, क्योंकि लोलक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आवर्त गति को, पीरियडिक मोशन को बहुत ही अच्छे प्रकार से डिफाइन करता है। तो लोलक क्या है, तो मान लीजिए यह जो आप, है ना, यह एक कोई धागा, कोई लकड़ी है, या कोई मान लीजिए इसमें हम एक जो है यहाँ पर एक धागा बांध देते हैं और इससे बांध करके यहाँ हम कोई एक गोल सा कोई वस्तु जो है इसमें बांध देते हैं, तो यह क्या बन जाती है, लोलक। इसको क्या बोलते हैं, लोलक। अभी हम लोग लोलक को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम इसका कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर लोलक को भी देखेंगे। तो यह जैसे मान लीजिए इसको सस्पेंशन पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट होता है ये सेंटर ऑफ मास है। तो हर चीज को भी देखेंगे इसमें, अभी हम लोग लोलक पढ़ेंगे, पहले हम ये बस नॉर्मली आवर्त गति को समझने के लिए हम लोलक को यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक निश्चित पथ पर, अब यह लोलक जो है अपने पथ पर कभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यह क्रम जो है बार बार यह अपने अक्ष पर, यहाँ एक्सिस से लटका हुआ जो है अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। तो क्या बोला, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, मतलब समय अंतराल भी निश्चित होना चाहिए, जिस अंतराल से गया आया, यह जो जाने आने की, यह जो अपनी जगह पर जो दोलन कर रहा है, इसकी जो गति होनी चाहिए वह एक निश्चित समय अंतराल के साथ बार बार उसी को दोहराना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे कि वह गति क्या है, आवर्त गति है, अर्थात पीरियडिक मोशन है। तो पीरियडिक मोशन में 2 बात ध्यान रखना होगा, एक निश्चित पथ और एक निश्चित समय अंतराल। अगर दोनों बात को समझ जाते हैं, निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के साथ बार बार दोलन करना, और एक तीसरी बात भी चाहे तो आप यहां पर ले सकते हैं, पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को। यह 3 बात, एक निश्चित पथ होगी, है ना, एक निश्चित समय अंतराल होगा और उसी पथ पर बार बार दोलन करना, यह क्या है, आवर्त गति है। इसको क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, अगर मान लीजिए समय अंतराल निश्चित नहीं है तो हम उसको आवर्त गति नहीं कहेंगे, पीरियडिक मोशन नहीं कह सकते हैं। पीरियडिक मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित पथ होनी चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए जिसमें वह बार बार गति करे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पीरियडिक मोशन कहेंगे। तो तीनों ही कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, तो आवर्त गति को आप समझ लिए दोलन से भी,
आगे देखते हैं। अब है दोलन गति, अर्थात दोलन गति क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन है ना, ऑस्सिलेटरी मोशन क्या है, अर्थात दोलन गति क्या है? देखिए, किसी पिंड की साम्य स्थिति, किसी पिंड की साम्य स्थिति क्या बोलते हैं? मिडिल पॉइंट है ना, मध्यमान। साम्य स्थिति मतलब मध्यमान बोल सकते हैं, मिडिल पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर, यह जो लोलक आप देख पा रहे हैं, यह साम्य स्थिति इसकी कौन सी है? यह जो बीच में लटका हुआ है। और इसकी अदर कंडीशंस की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहां भी आएगी, यहां पर भी आएगा, फिर यहां से वापस भी जाएगा, फिर ये यहां पर भी आएगा। तो इस तरह करके क्या होगा? यह तो दोलन करता ही रहेगा। तो लेकिन जो इस कंडीशन में जो इसका मिडिल पॉइंट है, जो साम्य स्थिति है जिसमें वह रह सकता है, अगर हम दोलन ना करें, बाहरी गति ना दें, तो वह जिस स्थिति में लटक के रह सकता है वह उसकी साम्य गति है, साम्य स्थिति है। तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर है ना, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। हिंदी में देखें तो वह दोलन करना एक कंपन करना ही है ना, एक कंपन है। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? दोलन गति। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करना। अब मान लीजिए इस मेरे हैंड की ही बात करें, मेरा हाथ स्थिर है, यह जो है यहाँ पर मान लीजिए आपका यह जैसे दोलन यहाँ लटका हुआ है वैसे ही है, यह सस्पेंशन पॉइंट है जहाँ पर लटकी हुई है। अब यहाँ पर यह दोलन कर रही है ऐसे ऐसे, हाथ मान लीजिए यह इस पॉइंट से बार बार इधर जा रही है उधर जा रही है। इसकी साम्य स्थिति क्या होगी? जब यह मिडिल पॉइंट पर होगी, यह इसकी साम्य स्थिति है, और इधर उधर करना यह क्या है? दोलन गति है ना, ऑस्सिलेटरी मोशन है। यह जो है अपनी जगह पर हिल रही है। तो वह क्या हो गया? किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं ना, काल्पनिक गति कहते हैं। तो आपने दोलन और काल्पनिक गति को भी समझ लिया कि साम्य स्थिति से इधर उधर करना है ना, साम्य स्थिति से इधर उधर गति करना वो क्या है? आपका है ना, ऑस्सिलेटरी मोशन अर्थात दोलन गति है। तीसरा है एक दोलन या एक कंपन। अब एक दोलन किसको बोलते हैं या एक कंपन किसको बोलते हैं, इस बात को समझेंगे कि एक दोलन क्या है या फिर एक कंपन क्या है। एक दोलन या एक कंपन, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। देखिए कितना बेहतरीन चीज है, आप इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए यहां पर हम सस्पेंशन पॉइंट से कोई भी चीज को बांध करके लटका देते हैं, तो यह जो एक बार यहां गई, फिर यहां से यह वापस आई, फिर ये इस तरफ गई और यहां से फिर यह क्या हो गया? पुनः वापस आया। तो यह जो पहला स्टार्टिंग जो यहां से 1 नंबर मान लीजिए, फिर वापस आना 2 नंबर है, फिर इधर जाना 3 नंबर है और पुनः वापस आना 4 नंबर है। यह जो 1 2 3 4 आप पॉइंट देख रहे हैं, यह चारों मिलाकर के एक दोलन है। मतलब क्या? जैसे मेरा हाथ है यहाँ पर, यह मान लीजिए लोलक है, यह यहाँ सामने स्थिति में लटकी हुई है। ये पहले गया 1, फिर वापस आया 2, फिर गया 3, फिर वापस आया 4। तो यह चारों मिलाकर के क्या हुआ? एक दोलन हुआ। इसको क्या बोलेंगे? एक दोलन या एक कंपन कहेंगे। मतलब क्या? जैसे यह दोलन के रूप में है या यह मान लीजिए मार्कर दोलन के रूप में है। ये पहले गया 1 2 3 4, मतलब एक बार जाना फिर वापस आना। एक बार जाने को हम 1 कह रहे हैं, फिर आने को 2 कह रहे हैं, फिर इस तरफ दाहिनी तरफ जाना 1 3 है और फिर वापस आना 4 है। तो यह चारों मिलाकर के एक दोलन या एक कंपन कहलाता है ना। तो क्या हुआ? दोलन करने वाले कण, यह जो दोलन करने वाला कण है ना, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति से, यह मिडिल पॉइंट साम्य स्थिति पर है, साम्य स्थिति के एक ओर जाना, अर्थात एक ओर गया, फिर साम्य स्थिति में वापस आना, फिर 2 नंबर से वापस आना, आकर दूसरी ओर जाना, फिर 3 नंबर में क्या हो गया? यह दूसरी ओर गया, दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटा, और फिर यह 4 नंबर से क्या हो गया? वापस लौट गया। लौटना, पुनः वापस लौटाना एक दोलन या कंपन, एक दोलन या कंपन कहलाता है। मतलब एक बार जाना फिर आना, फिर दूसरी तरफ जाना फिर आना, ये चारों मिलाकर के क्या है? एक कंपन है। ये ध्यान रखिएगा, एक कंपन कभी कभी लगता है लोगों को कि यह एक बार जो जाती है कि 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब एक बार जो गया फिर आया, इतना सा ही एक दोलन है। यह नहीं है, यह गलत है। एक दोलन क्या है? यह जाएगा फिर वापस आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा फिर वापस आएगा, दोनों तरफ जाना और दोनों तरफ से वापस आना, यह क्या है? जाना आना, फिर जाना और फिर आना, यह क्या है? एक दोलन है। ठीक है।
तो एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। हमको लगता है आप एक दोलन या एक कंपन को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं चौथा क्या है, आवर्तकाल। क्या है आवर्तकाल? अर्थात टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड क्या है? एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक दोलन पूरा करने के समय को, एक दोलन जितना समय पूरा होता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। अब एक दोलन तो यह चारों प्रक्रिया 1 2 3 4 यह करने में जितना टाइम लगा वह क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड अर्थात आवर्तकाल हो गया, है ना। अब यह जैसे यहां से गया ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर तीसरा, फिर चौथा, यह करने में एक दोलन में जितना समय लगा, जितना टाइम लगा, वही क्या हो गया, आपका आवर्तकाल हो गया। ठीक है ना, आवर्तकाल। तो एक दोलन पूरा करने में, साफ है, देखिए, एक दोलन पूरा करने के समय को, एक दोलन पूरा करने में जो भी समय लगती है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल समझ में आ गई कि एक दोलन, वह जो 1 2 3 4 यह जो पूरा कंडीशन में जितना समय लगेगा वह क्या कहलाएगा, आपका आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड कहलाएगा। पांचवा है आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी। क्या है, इसको देख लेते हैं। आवृत्ति क्या है? कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में, बस हो गया, 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है। अब देखिए यहां पर आवर्तकाल को, है ना, और आवृत्ति को, दोनों को समझिए। आवर्तकाल क्या है? एक दोलन में जितना समय लगता है वह आवर्तकाल है। आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में जितना दोलन होता है वह आवृत्ति होता है। दोनों बात को, आवर्तकाल को और आवृत्ति को, है ना, टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को। टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को समझिए। टाइम पीरियड क्या है? एक दोलन में जो समय लगता है वह आवर्तकाल है। लेकिन आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में जितना दोलन होता है। 1 सेकेंड में अगर यहां से गया, 1 सेकेंड में जितना सा हुआ दोलन, वह क्या हो गया, आपका कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, है ना। दोलन कहें या कंपन, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो अब यहां पर अगर मान लीजिए यह कोई लोलक है, यह कोई लोलक है, यह दोलन करना शुरू करता है, जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है और फिर वापस आता है। तो 1 सेकेंड में यह जितना सा कंपन कर पाया, 1 सेकेंड में वह जितना सा गया आया, गया आया गया, जितना सा भी कंपन हुआ, है ना, 1 सेकेंड में जितना सा दोलन हुआ वह क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। या कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है, 1 सेकेंड में जितना सा कंपन कर सकी वह क्या हुई, उसकी आवृत्ति हुई, है ना। एक वस्तु, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है या हर्ट्ज होता है, HERTZ है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाता है यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो। यदि आवृत्ति n, फ्रीक्वेंसी कितना हो, n हो, है ना, तथा टाइम पीरियड t हो, तो n बराबर 1/t होता है। अर्थात n बराबर 1/t मतलब आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, है ना। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। देखिए क्यों नहीं होगा, दोनों तो टाइम पीरियड ही है ना, दोनों टाइम। एक बात समझिए पहले, आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति है जो 1 सेकेंड में जितना सा दोलन हुआ, और टाइम पीरियड क्या है, तो एक दोलन होने में जितना समय लगा वह क्या है, आपका टाइम पीरियड है। और 1 सेकेंड में जितना कंपन हुई वह आवृत्ति है। तो आवृत्ति, इसमें आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड। मतलब कि आवृत्ति जो है यह आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर फ्रीक्वेंसी को अगर आवर्तकाल को बढ़ा दें तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, है ना। यहां देखिए, यह अगर t की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू घटती जाएगी, अर्थात टाइम पीरियड बढ़ेगा, है ना। टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड घटती जाएगी। तो यह क्या है, इसका आवर्तकाल, जो यह जो आवृत्ति है वह आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बढ़ेगा तो यह घटेगा। यह बात आप समझ लें कि यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n = 1/t होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं आयाम क्या है। आयाम को समझते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है, किसी पेंडुलम की
मैक्सिमम दूरी उसकी आयाम कहलाती है। किसी भी पेंडुलम की मैक्सिमम दूरी क्या होती है, उसकी आयाम कहलाती है। तो सबसे पहले यहाँ पेंडुलम है, हम लोग पेंडुलम को समझ लेते हैं कि पेंडुलम क्या होता है। अगर पेंडुलम को समझेंगे तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि उसकी आयाम क्या होती है। पेंडुलम का सबसे आसान तरीका जो समझने का है मित्र, यह एक वर्ड है लेकिन आप समझेंगे इसको तो बहुत ही आसान है। क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है, कोई लकड़ी है, मान लीजिए इसमें हमने यहाँ पर एक धागा बांध दिया और इस धागे से हमने यहाँ तक जो है लटका दिया कोई इसमें कोई ऐसा चीज़ गोल ऐसा कोई पदार्थ जो है इसमें हमने यहाँ पर बांध दिया, तो यह हो गया पेंडुलम। बस इतना सा ही पेंडुलम है और कहीं कुछ नहीं है। यह जो हैंड यहाँ से ऐसे घूम रही है, यह भी एक पेंडुलम का काम कर रही है। पेंडुलम वह हुआ जो कि एक सस्पेंशन बिंदु से आराम से अपने जो है दोनों तरफ जो है आराम से आ जा सके और एक साम्यक स्थिति से दोनों तरफ मतलब उसका आवागमन हो सके एक निश्चित समय अंतराल के साथ। तो यह आपका पेंडुलम हो गया। सिर्फ यह जो यहां से बांध करके हमने लटका दिया, यही क्या हो गया, आपका पेंडुलम हो गया। और अब इसमें कुछ चीज है पेंडुलम में, तो यह जिस बिंदु से बंधी होती है ना, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ यह जो है सस्पेंशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन पॉइंट। यह सस्पेंशन पॉइंट हो गया। और यहां से जो यह धागा यहाँ जिस बिंदु पर लटकी होती है और जो वस्तु हमने बांधा है उसकी जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, यह जो सेंटर ऑफ मास है किसी भी वस्तु की जो जिसको कि हमने धागा में देकर के टांगा है, तो यह यहां से यह सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ मास इस दोनों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। यह भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम यह समझ लेते हैं कि पेंडुलम क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पेंडुलम क्या है। किसी भी वस्तु को जब हम टांग के किसी धागा के थ्रू जो है लटका देते हैं, यह क्या बन जाती है, यह बन जाती है पेंडुलम। और जहां से बंधी होती है वह उसका सस्पेंशन पॉइंट होता है और जो मिडिल पॉइंट होता है वह उसका मास बिंदु हुआ है ना। और यह दूरी क्या होती है, प्रभावी लंबाई होती है। तो पेंडुलम के विषय में तो आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो गया कि पेंडुलम क्या है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको धागा में टांग कर हम लटका सकते हैं वह पेंडुलम है साधारण रूप से। तो क्या कहा, किसी पेंडुलम की मैक्सिमम दूरी उसकी आयाम कहलाती है। अब पेंडुलम की मैक्सिमम दूरी क्या होती है इसको समझते हैं। यह अगर पेंडुलम है तो इसकी मैक्सिमम दूरी का अर्थ क्या हुआ कि जब हम इस पर कोई जो बाहरी बल है, जिसको बाहरी बल लगाना, इसको फिजिक्स की भाषा में प्रत्यानयन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। जब इस पेंडुलम पर प्रत्यानयन बल लगाते हैं तो ये क्या होती है, अपने जगह से धीरे धीरे जो है यह ऊपर की तरफ उठती है। और मान लीजिए यहाँ पर आकर के यह अधिकतम ऊंचाई को गेन करती है। यह यहाँ से आकर के यह इसकी मैक्सिमम दूरी हो गई। यह इधर भी हो सकती है और यह इधर भी हो सकती है ना, दोनों ही तरफ हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यह जो मैक्सिमम दूरी है उसकी, यह क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। तो क्या बोलता है, किसी पेंडुलम की मैक्सिमम दूरी उसकी आयाम कहलाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम दूरी का अर्थ आप समझें कि यह जो पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यह लास्ट स्टेज जो कि अंतिम दूरी है, अब यह इतना बल हमने प्रत्यानयन बल इस पर लगाया है कि यह इससे ज़्यादा ऊपर अब नहीं जा सकती। तो यह लास्ट में जिस डिस्टेंस तक पहुंच गया वह उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो गई वह क्या हो गई, उसकी आयाम हो गई। वह क्या हो गई, उसकी आयाम हो गई। तो इस पेंडुलम में यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ मान लीजिए बिंदु यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो बिंदु सी जो होगी वह अंतिम बिंदु होगी जहां से कि अब यह जैसे मान लीजिए यहां से लटक कैसे जा रहा है, इस लटक रहा है, तो यह यहां पर आके अब जो वापस होना, जिस जगह से वापस होना स्टार्ट होती है लेकिन जहां पर जाकर के रुक के फिर वापस आती है, तो वह जो हाईएस्ट पॉइंट है, वह उच्चतम पॉइंट जहां पर से पेंडुलम पुनः वापस आती है, वहां तक की दूरी है ना, इस साम्य स्थिति से उस ऊंचाई तक की दूरी को आयाम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। तो किसी पेंडुलम की मैक्सिमम दूरी उसकी आयाम कहलाती है। अब इससे ज्यादा नहीं, यह इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, दोनों ही तरफ में आयाम हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों ही तरफ वह साम्य स्थिति से तय कर सकता है। तो चलिए, ये हो गया आयाम क्या हो गया। या मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मोस्ट, कितना अच्छा डिफिनेशन है, मध्यमान स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन। यह मध्यमान स्थिति हुई और यहां से मैक्सिमम विस्थापन यहां हुआ, तो मध्यमान स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। इधर भी होगा, मैक्सिमम स्थिति से मध्यमान स्थिति से मैक्सिमम दूरी तक की लंबाई को क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। तो यह मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई, आयाम होगी। यह एक तरफ से ही बात होगी, चाहे इस तरफ की बात होगी या इस तरफ की बात होगी, तो वह उसकी आयाम कहलाएगी। आगे देखते हैं, हो गया एक कंपन बराबर 4 आयाम। एक कंपन में कितना आयाम होता है, 4 आयाम होता है। देखिए एक कंपन, तो यह एक आयाम, फिर पुनः वापस इस तरह करके जो 4 बार होता है, यह एक कंपन में कितना आयाम हो गया, 4 आयाम। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
एक आयाम में कितने, एक कंपन में कितने आयाम, 4 आयाम। एक कंपन में कितने आयाम, 4 आयाम। इस पे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, आप ध्यान रखिएगा। एक कंपन में 4 आयाम। यहां क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, एक वस्तु 5 कंपन करती है, एक वस्तु 5 कंपन करती है तो आयाम की संख्या, एक आयाम में जब 4 कंपन हुआ और एक वस्तु 5 कंपन कर ली तो 5 कंपन में आयाम की संख्या कितनी होगी, 5 गुने 4 बराबर 20 कंपन, है ना, आती है। तो आयाम की संख्या बराबर 20 आयाम, है ना, 20 आयाम। आयाम को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो 20 आयाम हो गया आंसर। तो यहां पर आयाम और यहां जो आयाम की संख्या बराबर होता है 4 गुना कंपन, है ना। आयाम बराबर 4 गुना कंपन। आप यह लिख सकते हैं आयाम नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड या आयाम की संख्या, आयाम की संख्या बराबर 4 गुने कंपन, है ना। एक वस्तु 5 कंपन करती है तो 4 गुने कंपन। अब देखिए इसके थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं कि एक वस्तु 5 कंपन करती है तो आयाम की संख्या 5 गुना 4 20, अर्थात एक कंपन में 4 आयाम तो 5 कंपन में 20 आयाम। यह साधारण सीधी सी बात है ना। एक कंपन में 4 आयाम तो 5 कंपन में 20 आयाम। तो आयाम की संख्या बराबर क्या होगी, 4 गुना कंपन, है ना, 4 गुना कंपन। यह भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी भी जो है पेंडुलम की आयाम की संख्या निकालनी है, उसमें कंपन की संख्या दी होती है तो 4 से कंपन को गुना करेंगे, आयाम की संख्या निकल जाएगी। यह हो गई। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कंपन का आयाम 4 मीटर है तो 5 कंपन में कुल दूरी क्या होगी। यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, एक कंपन का आयाम 4 मीटर है, आयाम का मान आपको मालूम है, 2 नंबर में देखें, आयाम बराबर 4 मीटर, ठीक है, और 5 कंपन कितना दिया हुआ है, 5। तो आप पहले ये निकालिए कि 5 कंपन में आयाम कितना होगा। अगर 5 कंपन में आयाम निकल जाएगा और एक आयाम की लंबाई 4 मीटर है तो जितना आयाम की संख्या होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह निकल जाएगा। देखिए पहले क्या कहा, एक कंपन का आयाम 4 मीटर है, एक कंपन का आयाम 4 मीटर अर्थात एक कंपन में जो आयाम की लंबाई है वो 4 मीटर है। तो 5 कंपन में कुल दूरी क्या होगी, तो पहले निकालेंगे कि 5 कंपन में आयाम कितना होगा। तो 5 कंपन में आयाम तो क्या होगा, आयाम बराबर 4 गुना कंपन अर्थात 4 गुना 5, तो ये कितना हो गया, 20 आयाम हो गया, है ना मित्र, 20 आयाम। मतलब कि 5 कंपन में 20 आयाम हुआ और एक कंपन की लंबाई 4 मीटर है तो आप यहां से 20 आयाम की लंबाई निकाल सकते हैं। 20 गुना 4 और क्या हो गया, 80 मीटर हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, 80 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा कि एक आयाम जो है वह 4 मीटर का है और 5 कंपन में कुल दूरी क्या होगी। 5 कंपन में पहले आयाम कितना होगा, 5 कंपन में आयाम की संख्या हो जाएगी 20 और एक आयाम है 4 मीटर का, है ना, एक आयाम है 4 मीटर का तो 20 आयाम कितना होगा, 4 गुना 20 मीटर का, तो कितना हो गया 20 मीटर। और यही हो गया आपका 20 चौक 80 मीटर आंसर। तो सेकेंड वाला का आंसर 80 हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 आयाम हो जाएगा। तो यह थी आयाम और कंपन की बात, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रभावी लंबाई, है ना, प्रभावी लंबाई। सेंटर ऑफ मास से निलंबन बिंदु सस्पेंशन पॉइंट तक की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। यह भी आपने समझ ही लिया होगा, जब पेंडुलम की बात होती है तो यह सस्पेंशन पॉइंट हमने बताया था कि यह जो पॉइंट है यह क्या है, सस्पेंशन पॉइंट है। और सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, यह पॉइंट और सेंटर ऑफ मास यहां तक की दूरी, यह जो डिस्टेंस बनेगी यह डिस्टेंस क्या कहलाएगी, प्रभावी लंबाई। क्या बोलेंगे, प्रभावी लंबाई बोलेंगे। तो वही कहा कि सेंटर ऑफ मास से निलंबन बिंदु तक की लंबाई, सेंटर ऑफ मास जो मिडिल वाला है, सेंटर ऑफ मास से निलंबन बिंदु तक की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। सेंटर ऑफ मास से निलंबन बिंदु तक की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। प्रभावी लंबाई बराबर फॉर्मूला है धागे की लंबाई प्लस सेंटर ऑफ मास की लंबाई। तो धागा की यह जो धागा है, धागा की लंबाई तो होगी ही और प्लस सेंटर ऑफ मास की लंबाई, मतलब क्या, यह इतना सा लंबाई हो गया और जोड़ यहां से जो यहां तक की लंबाई हो गई। तो यह तो धागे की लंबाई है प्लस सेंटर ऑफ मास की लंबाई, तो वह दोनों मिलाकर के क्या हो गया, आपका प्रभावी लंबाई हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्यानयन बल क्या है। प्रत्यानयन बल पेंडुलम को घुमाने वाला बल, जो फोर्स लगा करके हम पेंडुलम को जो है ऐसे राउंड कराते हैं या अपने जगह पर जो उसको कंपन करने के लिए मजबूर जो बल करती है वह बल क्या कहलाती है, प्रत्यानयन बल। क्या है, वह प्रत्यानयन बल है। अर्थात पेंडुलम को घुमाने वाला बल क्या है, वह प्रत्यानयन बल है। तो मित्र इसमें हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल भी देख लिया, यह भी हमको लगता है आपको समझ में आ ही गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी जो है
इसमें हर सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति के हर कंपोनेंट की बात हुई है, लेकिन अभी भी सरल आवर्त गति की बात नहीं हुई है, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अभी भी बात नहीं हुई है। तो एक डिफिनेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है उसमें क्या होता है, त्वरण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात त्वरण जो है वह विस्थापन के सीधा समानुपाती होता है। तो वह बात अभी चर्चा नहीं हुई क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई होगी, हम समझ रहे हैं। तो अगली वीडियो जो आएगी वह सरल आवर्त गति क्या है, स्पेशल सरल आवर्त गति क्या है, या त्वरण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ना, ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, त्वरण विस्थापन के सीधा समानुपाती कैसे होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों होता है, इन पर बात होगी अगली वीडियो में। तो फिर हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में सरल आवर्त गति को डिफाइन करेंगे उसमें, और उसके बाद जो है उसका निष्कर्षण होगा और बहुत सारे पॉइंट जो इनसे जुड़े होंगे वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।